रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आप देखिए कि आखिर कौन है ये जहरीले मौलाना अजहरी जिनकी गिरफ्तारी पर जन सैलाब भड़क उठा है। मुंबई से लेकर गुजरात में बवाल मचा हुआ है। ये विजुअल्स देखिए कि कैसे मुंबई के पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक लाखों की भीड़ जमा हो जाती है और बोलती है कि भैया इस्लामिक गुरु हमारे मौलाना साहब को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। गुजरात एटीएस कैसे बिना नोटिस के इनको गिरफ्तार कर रही है और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि माइक लेते हैं मौलाना साहब और सबको बोलते हैं कि यहाँ से हट जाओ, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन कोई इस भीड़ को ये तो बताए कि मौलाना साहब के अंदर कितना जहर बढ़ा हुआ है, कितने भड़काऊ बयान उन्होंने दिए हैं, कितने हिंदुओं को गालियां दी है, सर कटने कटाने की बात की। आप लोगों को मजाक लगता है क्या कि देश में आप भड़काने वाले बयान दे और आप बच जाए? और अब अपील की जा रही है कि इनके खिलाफ यूएपीए लगाया जाए। और आप देखिए रिमझिम के 5 पॉइंट्स में कि आखिर रातों रात क्यों गिरफ्तार हुए हैं मौलाना। दूसरा, क्या कहता है हेट स्पीच पर कानून। तीसरा, कौन है जहर फैलाने वाले ये मौलाना और ये पहली बार नहीं है जिन्होंने ऐसे भड़काऊ भाषण दिया है। चौथा, अजहरी के वकील ने क्या आरोप लगाए हैं। और पांचवा, गुजरात एटीएस क्या अब इन पर यूएपीए लगवा देगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर रातों रात क्यों गिरफ्तार हो जाते हैं मौलाना। ये कुछ तस्वीरें देखिए गिरफ्तारी के वक्त की भीड़ और ये गिरफ्तारी के वक्त कैसे माइक पकड़ के मौलाना साहब को भीड़ को हटवाना पड़ा। तो आप ये पूरी कहानी पहले देखिए। 4 फरवरी को अचानक गुजरात एटीएस की टीम मुंबई पहुंची और मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के घर गई। लंबी पूछताछ की और फिर गिरफ्तार करके ले आई, मतलब 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर। ये हुआ मुंबई के घाटकोपर इलाके में। इतने में पुलिस स्टेशन के बाहर मौलाना के समर्थकों की भीड़ जमा हो गई और लोग कहने लगे कि भैया हम तो नहीं जाने देंगे। फिर मौलाना को माइक छीनना पड़ा और सबको बोलना पड़ा कि हट जाओ, कुछ नहीं होगा, वो बेकसूर हैं। उसके बाद गुजरात एटीएस मौलाना साहब को मुंबई से अहमदाबाद ले आई और अब जूनागढ़ में पेशी होगी। मौलाना ने जूनागढ़ में एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया था। कहा था कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज डैश का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये इतनी आपत्तिजनक बात है कि मैं आपको पूरी सुना भी नहीं सकती हूँ। उसकी वीडियो क्लिप वायरल है हर जगह पर सोशल मीडिया पर और जैसे ही ये वायरल हुई कार्यक्रम के आयोजकों को गिरफ्तार किया गया और अब मौलाना भी धर लिए गए हैं। ये कार्यक्रम ये कह के आयोजित करवाया था कि हम लोग धर्म का प्रचार करेंगे और नशा मुक्ति के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। वीडियो वायरल होने के बाद अजहरी और स्थानीय आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मालिक और अजीम हबीब ओदेदरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153B यानी विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 505(2) यानी सार्वजनिक उत्पाद के लिए अनुकूल बयान देना के तहत पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। मौलाना ने अपनी सफाई में ये कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हमारे बयान पर ट्वीट किया है और कहा है कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। बयान में कविता का जिक्र है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए, उसमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। दूसरा आ जाइए कि भड़काऊ भाषण देने पर इनकी गिरफ्तारी की गई है, तो आखिर देश में ये हेट स्पीच कानून कहता क्या है। भारत में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से अगर आप भड़काऊ भाषण देते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और भारी जुर्माना लग सकता है। किसी भी धर्म या समुदाय को अपने बयानों से अगर आपने आहत किया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। कई नेताओं के खिलाफ भी हेट स्पीच कानून के तहत कार्रवाई हो चुकी है। नस्ल, धर्म, लिंग जैसे किसी भी भेदभाव के चलते किसी समूह विशेष के खिलाफ पूर्वाग्रह व्यक्त करने वाला कोई भी निंदात्मक या आक्रामक बयान हेट स्पीच कहलाता है। लॉ कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से आईपीसी के इन सभी सेक्शंस को हेट स्पीच में डील किया जाता है। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 107 मौजूदा एमपीज और एमएलएस के खिलाफ हेट स्पीच के मामले इस वक्त दर्ज हैं। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कौन है ये जहर फैलाने वाले मौलाना और कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयां इन्होंने कर रखी है और कैसे कैसे इनके भड़काऊ बयान हमेशा वायरल होते रहते हैं। देखिए सीधी सी बात है, वो वायरल बयान मैं आपको यहाँ तो नहीं सुना सकती हूँ, इनके इंटरनेट पर पूरे हर जगह वायरल है। अगर आपको देखने हो तो जाके आप देख सकते हैं, लेकिन ये इतने आपत्तिजनक है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं सुना सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी खुद को एक सुन्नी इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं। उन्होंने इस्लामिक स्टडी के लिए मिस्र के जामिया अल अज़हर से ग्रेजुएशन किया है और दुनिया भर में उनके हजारों समर्थक व फॉलोअर्स हैं। वह इस्लामिक भाषण देने के साथ साथ
तमाम सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा जामिया रियाजुल जन्ना अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और दारुल अमान के वो फाउंडर भी हैं। सोशल मीडिया पर वो खुद को दुनिया का जाना माना सुन्नी रिसर्च स्कॉलर बताते हैं। यूट्यूब पर वो 7 साल से सक्रिय हैं। मौलाना के कई भड़काऊ बयान इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। कभी हिंदुओं को गंदी गंदी गालियां देते हैं, कभी सिर काटने और कटवाने की बात करते हैं और न जाने क्या क्या। ऐसी चीजें न मैं आपको बता और न ही सुना सकती हूँ। ये एक नजर डालिए उनके यूट्यूब पेज पर और उनके इस डिस्क्रिप्शन पर। चौथा है कि अजहरी के वकील ने क्या आरोप लगाए हैं। अब देखिए, मैं आपको 2 बाइट सुनाने वाली हूँ। एक तो मौलाना अजहरी के समर्थकों की, जिनका ये कहना है कि भैया इलीगल तरीके से गुजरात एटीएस ने गिरफ्तारी की है, नोटिस नहीं दिखाया है। और दूसरी बाइट में सुनाऊंगी AIMIM के वारिस पठान की, जो वकालत करने मौलाना से मिलने पहुंचे। कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे। सुबह में हम लोग जाने के बाद में हम लोग ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया। मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि हाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, BKD वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41A का नोटिस सर्विस कर दो। हम लोग आपको जो भी है कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है। कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से, कमिश्नर भी आए, एडिशनल CP साहब भी आए, लेकिन हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41A का कंप्लायंस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, रूलिंग है, जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज़ का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कॉम्प्लाई करेंगे। और जब भी मुफ्ती साहब ने ये खुद सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी ज़रूरत है, हम आएंगे, आपको पुलिस स्टेशन में आपको कोऑपरेट करेंगे, हमारा जो भी स्टेटमेंट लेना है आप ले सकते हैं। देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी, हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। कुछ बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए वो पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हमको कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना, वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे DCP साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, और उनको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात लेकर जाएगा। अजहरी के वकील आरिफ सिद्दीकी ने कहा, ये भी कहा कि इलीगली डिटेन हुए थे, इनको हमारे को जो नोटिस देना चाहिए बाय लॉ, उन्होंने वो नोटिस नहीं दिया था 41A का CRPC के तहत। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है उसके ऊपर, अरनीश कुमार करके, वो स्ट्रिक्टली बोलता है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि किसी भी आदमी का अगर 7 साल के तक का ऑफेंस है तो उनको पहले नोटिस दिया जाए, अगर वो नोटिस का पालन नहीं करते हैं तो उसके बाद आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो इनको ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। कितने दिन का रिमांड मिला है इनको? 2 दिन का ट्रांजिट। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें ऐसा बताया गया कि जूनागढ़ कोर्ट लेके जा रहे हैं। जूनागढ़ जी, कल कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। कल कोर्ट में। ये भी जान लीजिए कि पुलिस ने इस भीड़ में मौजूद कई लोगों के खिलाफ केस किया है और 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी कर चुकी है। मुंबई पुलिस ने CCTV इकट्ठा किए हैं। उपद्रव के वीडियोस से लोगों की शिनाख्त की जा रही है। मामला IPC की धारा 353, 332, 33, 341 और 336 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
पांचवा है कि अब अपील उठ रही है कि क्या गुजरात एटीएस यूएपीए लगवा देगी। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही खतरनाक एक्ट है ये यूएपीए। आप इस पॉइंट से जानिए कि क्यों अपील उठ रही है और आखिर ये खतरनाक एक्ट क्या है। अब सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि मौलाना अजहरी के खिलाफ यूएपीए लगाया जाए। गुजरात एटीएस को ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर दंगे भड़काते हैं और देश का नुकसान कराते हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए, ताकि आगे से ऐसा कोई भी और करने से पहले 10 बार सोचे। यूएपीए का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये ऐसा कानून है जो आतंकवाद और गैर कानूनी गतिविधियों पर लागू होता है। भारत में पहले ऐसे कई क्राइम थे जिनका आईपीसी में जिक्र तक नहीं था। यही वजह रही कि 1967 में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम की जरूरत महसूस की गई और यूएपीए कानून लाया गया। इसमें सरकार के पास ताकत होती है कि बिना एविडेंस के भी आरोपी को लंबे वक्त तक जेल में रख सकती है यदि वो गैर कानूनी गतिविधियों का जिम्मेदार है तो। और मौलाना वाले केस में तो कई ऐसी वीडियोस इंटरनेट पर हैं जिसमें वो साफ तौर पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस कानून के तहत 3 से 7 साल से ज्यादा की जेल और भारी जुर्माना लग सकता है और कुछ केसेस में ये सजा उम्र कैद और फांसी तक भी जा सकती है। एक तरीके से देखा जाए तो ये सभी के लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर दंगे भड़काने की कोशिश करोगे, देश में भड़काऊ बयान दोगे किसी भी समुदाय विशेष के लिए, तो आपके साथ क्या होगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।